नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 10 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 10 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण इसमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आज का है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव जो है यह सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का जो है महत्वपूर्ण गुण नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो समस्या का चुनाव होता है यह क्या होता है? तो यह सर्वेक्षण का एक प्रकार का चरण होता है। क्या होता है? समस्या का जो चुनाव होता है यह एक प्रकार का चरण होता है, स्टेज होता है, न कि यह गुण होता है। तो गुण में क्या क्या होता है? वस्तुनिष्ठता आती है, वैज्ञानिक परिदृश्य आता है, गुणात्मक सूचनाएं, ये सभी आपकी गुण के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का इसमें से गुण कौन सा नहीं होगा? तो समस्या का चुनाव। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम जिसका नाम है पूरा, आप याद देखिएगा पूरा कार्यक्रम में कौन सी उद्देश्य निहित थे, आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि जो पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम सम्मिलित किए गए थे। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम सम्मिलित किए गए थे। तो ये सभी, यानी कि विद्युत कनेक्टिविटी प्रदान करना गांव में, बाजार कनेक्टिविटी प्रदान करना गांव में, नॉलेज कनेक्टिविटी प्रदान करना गांव में, यानी कि ये सभी जो सुविधाएं थी ये उपलब्ध कराना गांव में मेन उद्देश्य था पूरा स्कीम का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। पूरा स्कीम को शुरू कब किया गया था? 2003 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पहल पे ही इस स्कीम को शुरू किया गया था जिसका नाम है पूरा। इसका मेन उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन तक शहरी सुविधाओं को पहुंचाना। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीय तथा तृतीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होने वाला है आपका 5 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 लाख रुपए जो है इसके तहत मुहैया कराए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी इसको कब शुरू किया गया था? तो आपकी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी 23 सितंबर 2000 कब? तो 23 सितंबर 2018 को जो है आपकी आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपकी शुरू की गई थी। डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की यहाँ पे बात हो रही है। आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री, यहाँ पे कंफ्यूज मत कर दीजिएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना से। तो आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना दूसरी थी, यह प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना दूसरी है। तो आपको बताना है कि यह जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है इसके तहत, इसके मतलब इसको जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपकी जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना थी यह स्टार्टिंग में 5 राज्यों में शुरू की गई थी, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको शुरुआत में 5 राज्यों में शुरू किया गया था। ये 5 राज्य कौन कौन से थे, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला आपका था तमिलनाडु हो गया, इसके बाद आपका राजस्थान हो गया, तमिलनाडु के बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका आता है क्या? बिहार आ गया, बिहार हो गया। बिहार के बाद आपका था हिमाचल प्रदेश था, और आपका 5वां राज्य था क्या? तो असम था। तो ये 5 इंपॉर्टेंट राज्य थे जहां पे आपका
पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। तो इन 5 राज्यों में से इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो आपका तमिलनाडु दिया गया है। तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा आपकी जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना थी यह कब शुरू की गई थी, 2009-10 के दौरान। कब, तो 2009-10 के दौरान आपकी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इस स्कीम का मेन उद्देश्य था गांव का समुचित विकास करना। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई। आपको बताना, यहाँ पे आपको कुछ स्थान दिए गए यूपी के, आपको बताना है कि किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है, एग्रो पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तो दिए गए ऑप्शंस में से लखनऊ और वाराणसी में आपको मिलेंगे एग्रो पार्क यानी कि कृषि पार्क, लेकिन गाजियाबाद में आपका कृषि पार्क नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गाजियाबाद में कृषि पार्क नहीं है, लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान में आपको कृषि पार्क देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। गाजियाबाद में कृषि पार्क नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका जो क्रियान्वयन है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का जो क्रियान्वयन है कौन सा मंत्रालय करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह जो स्कीम थी आप याद कर लीजिएगा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर ग्रामीण एवं शहरी निर्धनों के कौशल सुधार के लिए 25 सितंबर, कब, तो 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। यानी कि ग्रामीण और शहरी निर्धनों के कौशल उधार के लिए जो है आपकी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना थी वह शुरू की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 25 सितंबर 2014 को। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, SGSY का यहाँ पे आपसे पूरा नाम पूछा गया है, क्या है। तो SGSY का पूरा नाम क्या हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन किसमें है, तो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसका पूरा नाम होता है SGSY का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। कब, तो 1 अप्रैल 1999 को इसको शुरू किया गया था SGSY को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय क्या होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है कृषि एवं उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांख्यिकी का सामाजिक जीवन पर काफी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां, कौन सी सीमाएं पाई जाती हैं, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो सांख्यिकी होता है इसमें सामाजिक जीवन में काफी इसका महत्व है तथा यह सामाजिक शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद इसमें कई दोष पाए जाते हैं, जैसे इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, इसका बहुत बार दुरुपयोग हो जाता है। इसके अलावा सांख्यिकी परिमाण कभी कभी भ्रामक होते हैं। ये सभी जो कारक है ये सभी इसकी सीमाएं हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग कौन सा नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें से कौन सा साक्षात्कार का भाग नहीं, तो लचीलापन, यानी कि ऑप्शन जो आपका इसका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लचीलापन है यह साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका
डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लचीलापन। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना है, आपसे पूछा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अनुपात कितना है इसमें, तो आप याद कर लीजिएगा, जो आपकी प्रधानमंत्री और ग्राम सड़क योजना थी इसमें केंद्र का और राज्य का अनुपात है 60:40 का, यानी कि 60 आपका केंद्र सरकार वहन करती है खर्च और 40 आपका करती है राज्य सरकारें वहन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया गया था 25 दिसंबर वर्ष 2000 में, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को कब मंजूरी दी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो स्टार्टअप नीति थी उत्तर प्रदेश की, नई स्टार्टअप नीति 2020, इसको कब मंजूरी दी गई थी, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जुलाई 2020 को। कब, तो जुलाई 2020 को जो है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जुलाई 2020 में जो है इसको मंजूरी दी गई थी। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वैज्ञानिक पद्धति में जो है, वैज्ञानिक पद्धति के क्या पूछा गया यहाँ पे, तो सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन सा शामिल नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो इसमें से आपका डी है, सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना यह नहीं पाया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक किया गया था, आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप याद कर लीजिएगा 1947-48 में। कब, तो वर्ष 1947-48 में पृथक कर दिया गया था प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में मैंने बहुत बार प्रश्न मतलब जो आपके प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का जो विभाग है राजस्व परिषद का, उससे जुड़े मैंने और भी बहुत सारे प्रश्न पिछले जो सेट में मैंने कराए हुए हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्व परिषद का। तो इससे जुड़े मैं जितने भी प्रश्न कराते चलता हूँ उनको आप बिल्कुल ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। तो राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य हैं, इनको 1947-48 में जो है क्या कर दिया गया था, तो अलग अलग कर दिया गया था। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए कि राजस्व परिषद का जो न्यायिक विभाग है, इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है और प्रशासनिक का कार्यालय कहाँ पर है, और इन दोनों के अंतर्गत कितने कितने अनुभाग आते हैं, न्यायिक और प्रशासनिक के अंतर्गत कितने कितने अनुभाग आते हैं, इनका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से जो एकल परिवार की परंपरा है, यह ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एकल परिवार की परंपरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। तो इसमें से आपका सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन सा नहीं है, तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें से जो आपका सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है वो है आपका सामाजिक गतिशीलता, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो आपकी सामाजिक गतिशीलता है यह सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उच्च श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, उसको हम क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संस्कृतिकरण। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संस्कृतिकरण, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी साबित नहीं हुई थी, आपको बताना है। तो आपकी जो भूमि सुधार नीतियां थी वे किन किन कारणों से प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई थी। तो पहला कारण था मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, दूसरा कारण था राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, तीसरा कारण था प्रशासनिक यंत्र की उदासीनता। यानी कि उपरोक्त सभी कारण थे, नीतियां थी जिनके कारण से जो आपका भूमि सुधार था वह अधिक प्रभावकारी साबित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण आयुर्विज्ञान क्या है यहाँ पे दिया गया, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान आपको कहां पर मिलेगा। तो यह मिलेगा आपको इटावा में। इटावा में आपको मिलेगा यह उत्तर प्रदेश का ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो इसमें से संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी, तो LM सिंघवी समिति ने की थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, LM सिंघवी समिति। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद आपका जो 40 है, अनुच्छेद 40 आपका किसके अंतर्गत आता है, DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आपका आता है अनुच्छेद 40, जिसके अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति से कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया था, आपसे पूछा गया है। तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंजाब था यह आर्थिक रूप से संपन्न हो गया था हरित क्रांति के कारण। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना है, सिवाय किसके सिवाय, इसमें से मतलब सिवाय किसको छोड़कर, मतलब किस क्षेत्र में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम नहीं चालू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो सिवाय क्या आपका हो जाएगा, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। कहा, तो नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण को छोड़ के ये सभी जो इंपॉर्टेंट आपके एरियाज हैं उनके अंतर्गत कृषि वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है और वृक्षारोपण किया जाता था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नगरीय औद्योगिक संपदाओं के सिवाय, यानी कि नगरीय औद्योगिक संपदाओं को छोड़कर। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ग्रामीण समाज में संपत्ति का मुख्य आधार कौन सा पाया जाता है। तो उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास संपत्ति, यानी कि उपरोक्त सभी। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राज्यों में चकबंदी कानून का होना, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ था। तो पहला कारक था आपका राज्यों में चकबंदी कानून का होना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, राज्यों में चकबंदी कानून का अलग से होना। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे चकबंदी कानून चलते थे उस समय, और राज्यों का केवल एक ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना। उसके बाद कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह होना, यानी कि उपयुक्त सभी कारण थे जो बाधक साबित हुए थे चकबंदी में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो सेट नंबर 10 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।